आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सुकुमार। मैं आपको क्लास 10 के साइंस रिवीजन करा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो हमने बायोलॉजी का 7वां चैप्टर का हमने खत्म कर दिया था। तो आज 8वां चैप्टर को हमने मेंशन किया है जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसकी हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हम इसकी बात करेंगे। ज्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास है। तो यानी हम साइंस रिवीजन कर रहे हैं। इसमें आपको लगभग हर टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। अब इसके पहले हमने ऑलरेडी 7 चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसमें से 4 चैप्टर आपका केमिस्ट्री था और 3 चैप्टर बायोलॉजी था और ये चौथा चैप्टर हमारा है आनुवंशिकता एवं जैव प्रक्रम। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो के नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल से कमेंट करिए, लैपटॉप देख रहे हैं लैपटॉप में कमेंट करिए। यदि आप स्मार्ट बोर्ड या टीवी में देख रहे हैं उससे कमेंट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम इसकी ज्यादा चर्चा करेंगे। जो यहाँ पर लगा हुआ है डीएनए, इसकी चर्चा इस वीडियो में ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़े? आनुवंशिकता और विकास, यानी आनुवंशिकता और जैव विकास। क्या? जैव विकास। ये हमारा 8वां चैप्टर है। कौन सा है? 8वां है। इसका 8वां चैप्टर है। तो इसकी बात करेंगे। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। आपको आज टॉपिक कवर इसमें कराए जाएंगे तो धैर्य रखिए। ठीक है, तो हमारा क्या है? आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी क्या हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे आनुवंशिकता क्या? माता पिता से उनकी संतानों में गुणों या लक्षण के स्थानांतरण को कहा जाता है। माता पिता से उनकी संतानों में गुणों या लक्षणों का स्थानांतरण को कहा जाता है। यानी आनुवंशिकता क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता से उनकी संतानों में गुणों या लक्षणों के स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता। ठीक है, बदलाव क्या है इसमें? बदलाव क्या है? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों या विशेषताओं के अंतर को कहा जाता है विविधताएं। यानी बदलाव, विविधताएं किसे कहते हैं? विविधताएं यानी बदलाव, चाहे बदलाव का या विविधताएं कहते हैं। तो एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों, एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों या विशेषताओं के अंतर को कहा जाता है। यानी प्रजाति तो एक है, फिर भी अगली पीढ़ी में कुछ न कुछ लक्षण चेंज हुए हैं। उसी लक्षणों को, विशेषताओं को हम क्या कहेंगे? विविधताएं। क्या कहेंगे? विविधताएं। तो इसमें कुछ डायग्राम लगे हैं, आप देख सकते हैं। चिड़ियों का, कीटों का, पौधों का, मनुष्यों का, जानवरों का, एक लगे हैं हमारे डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में सारे मेंशन है। यानी ये इनके माता पिता के लक्षण इसमें आए हैं, हम इसे कहेंगे आनुवंशिकता। पक्षी हैं, इनके जनक के लक्षण इसमें आए हैं, इसे हम बोलेंगे आनुवंशिकता। कीटे हैं, इनके जनक के फादर के लक्षण इनमें आए हैं, इसे बोलेंगे आनुवंशिकता। और अंगूर है, ब्लैक, लाल और ग्रीन, ये क्या है? इनके जनक जो हैं, जनक ट्री, उनके लक्षण इसमें भी आए हैं, तो इसे बोले जाएंगे आनुवंशिकता। ये पत्ती है, जो उनके जनक के पत्ती थे, इनके द्वारा जो बीज बने उनके लक्षण इनमें आए हैं, नहीं बोलेंगे आनुवंशिकता। ये भी इसी प्रकार हम इससे भी कह सकते हैं, इससे भी क्या कहेंगे? आनुवंशिकता। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है प्रजनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। प्रजनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय। तो कल ही हमने प्रजनन की चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं। जब जीव प्रजनन करते हैं तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में होने वाले त्रुटियों के कारण संतानों में मामूली भिन्नताएं
दिखाई देती हैं। ये भिन्नताएं अलैंगिक प्रजनन में कम और लैंगिक प्रजनन में अधिक होते हैं। यानी ये जो भिन्नताएं हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कल के वीडियो हमने बताया था, जीव में जन्म कैसे करते हैं, जीव जन्म कैसे करते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं। तो भिन्नता अलैंगिक जनन में कम और लैंगिक जनन में अधिक होते हैं। तो यानी जब जीव प्रजनन करते हैं, जब जीव क्या करते हैं, प्रजनन, हरिओम देखो वीडियो से है क्या, जब जीव प्रजनन करते हैं तो स्क्रीन टच करके एक बार देखो सही है, क्लियर आया नहीं। जब जीव प्रजनन करते हैं तो डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में होने वाले त्रुटियों के कारण, यानी डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में होने वाले त्रुटियों के कारण संतानों में मामूली भिन्नताएं दिखाई देती है। ये भिन्नता अलैंगिक प्रजनन में कम होते हैं और चेहरे कोई लाइट तो नहीं मार रहा है, ठीक है। भिन्नताएं अलैंगिक प्रजनन में कम और लैंगिक प्रजनन में अधिक होती है। कुछ विविधताएं उपयोगी होती हैं और जीव को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करती हैं। यानी कुछ विविधताएं उपयोगी होती हैं और जीव को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करती है। यानी जैसे पर्यावरण होगा, जहां गर्मी अधिक है उसके अनुसार ढाल लेंगे, जहां ठंडी अधिक है उसके अनुसार ढाल लेंगे, जहां रेगिस्तान है उसके अनुसार ढाल लेंगे। यानी हमारे जियोग्राफिक अनुसार क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, अनुकूल होते हैं, यानी मदद करती है। कुछ विविधताएं जीव को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद नहीं करती है। तो यानी जो हमारे कुछ विविधताएं होती है जीव को पर्यावरण के होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद नहीं करती है और इनके कारण जीव मर सकते हैं और विलुप्त हो सकते हैं। जो अपने आप को पर्यावरण जियोग्राफी के अनुसार नहीं ढाल सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, विलुप्त हो जाएंगे या मर जाएंगे इस तरीके से। तो हमारी जो एक क्या होती है, इसे हम प्रतिलिपि में होने वाले त्रुटियों को संतानों में मामूली भिन्नता दिखाई देती है। ये भिन्नता अलैंगिक प्रजनन में कम है और लैंगिक प्रजनन में ज्यादा होती है। जब जब जीव प्रजनन करते हैं, यानी जब नर युग्म मादा युग्म से मिलते हैं, नर युग्म मादा युग्म से मिलते हैं तो नज बनाते हैं। यानी इस क्रिया के दौरान हमारे कुछ भिन्नताएं डीएनए में पाई जा सकती हैं, ठीक है। और विविधता के उपयोग जो अपने अनुकूल ढाल लेते हैं, जैसे यहाँ देखा गया। विविधता क्या है, विविधता के बारे में हमने इसमें बताया कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लक्षण के विशेषताओं को अंतर को कहा जाता है। एक ही प्रजाति में जो भिन्नता हो जाती है उससे हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो अब इसमें हम कहते हैं कि कुछ विविधताएं उपयोगी होती हैं और जीव को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में मदद करती है। कुछ विविधताएं जीव को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुकूल ढालने में मदद नहीं करती है, तो इसकी वजह से उनकी प्रजातियां मर जाती है या विलुप्त हो जाती है। जैसे ठंडी में ये क्या है, भालू है, भालू है, ये अपने अनुसार ठंडी में ढाल लेते हैं तो जीवित रहते हैं। अगर ठंडी के अनुसार ये न ढाल पाए तो मर सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। ये देखो, ये भी हमारे हैं पौधे जो अपने गर्मी ठंडी के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। कीट भी है। इस प्रकार हम विविधता को देख सकते हैं। विविधता मतलब कुछ परिवर्तन हो जाता है। एक ही समान लक्षणवान जीवों में अगली पीढ़ी में कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाता है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले लक्षणों या विशेषताओं में अंतर कहा जाता है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखा, प्रजनन के दौरान डीएनए में कुछ परिवर्तन त्रुटियां रह जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, भिन्नताएं दिखाई देती है। भिन्नता अलैंगिक प्रजनन कम, लैंगिक प्रजनन ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लक्षणों विशेषताओं की वंशागत के नियम, यानी लक्षणों विशेषताओं की वंशागत के नियम, इस नियम देखेंगे। कोशिका के केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए अणुओं में मौजूद जीन के माध्यम से लक्षण स्थानांतरित होते हैं। लक्षणों की वंशानुगत इस तथ्य के कारण होती है कि पिता और माता दोनों ही बच्चे को मात्रा में आनुवंशिक सामग्री प्रदान करते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए कारक होते हैं, एक पिता से और एक माता से। ग्रेगर जोहान मेंडल ने बगीचे के मटर, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने बगीचे के मटर के पौधे पर प्रयोग किया और लक्षणों की वंशागत के नियम निर्धारित किए, ठीक है। अब इसकी चर्चा करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, इसके पहले लक्षणों विशेषताओं की वंशागत देखिए। कोशिका के केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र,
कोशिका के केंद्रक में मौजूद गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए अणुओं में मौजूद जीन के माध्यम से लक्षण स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं माता पिता से उनके संतानों में। लक्षणों की वंशानुगत इस तथ्य के कारण होती है कि माता और पिता दोनों ही बच्चे को समान मात्रा में आनुवंशिक सामग्री प्रदान करते हैं। यानी जो पिता और माता होते हैं बच्चों को दोनों समान मात्रा में आनुवंशिक सामग्री प्रदान करते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए दो कारक होते हैं, एक पिता से और एक माता से। यानी एक पिता और एक माता से, यानी प्रत्येक मनुष्य आधा पुरुष आधा स्त्री से मिलकर बना है। यानी आधा स्त्री ने दान किया है, आधा पुरुष ने। इन दोनों को संयोजन से एक मनुष्य का क्या निर्माण हुआ है, यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर आधा स्त्री आधा पुरुष है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते। स्त्री और पुरुष के मिलन से बना है तो आधा पुरुष आधा स्त्री बोल सकते हैं। जिसमें पुरुष का गुण लक्षण दिखाई देता है वो पुरुष हो जाता है। जिसमें महिला का लक्षण जिस मनुष्य में महिला का लक्षण दिखाई देते हैं वो महिला कहलाती है। जिस मनुष्य में पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं पुरुष कहलाते हैं। जबकि दोनों किससे मिलकर बने हैं? आधा पुरुष और आधा महिला के आदान प्रदान से इन शरीर का निर्माण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेगर जोहान मेंडल ने बगीचे में मटर के पौधे पर प्रयोग किया और लक्षणों के वंशानुगत के नियम का निर्धारण किया। ठीक है, एक कुछ दे सकते हैं डीएनए जीन, यहाँ डायग्राम लगे हुए हैं। डीएनए देखो, डीएनए है इसमें, ये डायग्राम लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें भी क्या डीएनए है, देखो डीएनए है। डीएनए इसी संरचना में होती है डीएनए। ठीक, ये हमारा क्या है? डीएनए। ऐसे हमारा ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये लगे होते हैं सीढ़ी नुमा, कुछ ऐसे लाइनें होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जब पौधों में एक जोड़ी विशेषताएं होती हैं, जब पौधों में एक जोड़ी विशेषताएं होती है तो उदाहरण के लिए लंबा और छोटा, उदाहरण के लिए लंबा और छोटा पौधे का संकर किया जाता है। लंबा और छोटा पौधों को संकर किया जाता है मोनोहाइब्रिड संकर। इससे क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड संकर। तो जब पौधों में एक जोड़ी विशेषताएं होती है, उदाहरण के लंबा और छोटे पौधों का संकर किया जाता है। यानी एक लंबा पौधा लेंगे, एक छोटा पौधा लेंगे, इनका क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, यानी मोनोहाइब्रिड संकर कहलाएंगे। तो इसमें क्या है हम पढ़ते हैं। मेंडल ने मटर के ऐसे पौधे चुने जिनमें एक ही प्रकार के लक्षण हो। ऐसे पौधे चुने जिसमें एक ही प्रकार के लक्षण हो। एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक क्या किया? लंबा मटर का पौधा, और एक छोटा मटर का पौधा लिया। एक लंबा मटर का पौधा और एक छोटा मटर का पौधा लिया। उन्होंने शुद्ध लंबे पौधों को क्या किया? टी से प्रदर्शित किया, और शुद्ध छोटे मटर के पौधों को चुना। ए स्मॉल टी होगा, ए स्मॉल टी। हम यहां सुधार देते हैं, स्मॉल टी लिखो। छोटे वालों को स्मॉल टी और बड़े वाले को कैपिटल टी। ठीक है, लंबे पौधों को लिया। मटर के पौधों को चुने और उनमें पर परागण कराया। क्या पर परागण? पर परागण का हमने कल की क्लास में बताया था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वहां से वीडियो देख सकते हो। ठीक है, जीव जनन कैसे कहते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उस वीडियो में देख सकते हो। आज भी आप इस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाए, वहां इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, तो उससे ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, वहां भी इसका पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली पीढ़ी में उन्होंने सभी पौधों लंबे टीटी प्राप्त हुए। पहली पीढ़ी वन में उन्होंने सभी पौधों को टीटी प्राप्त हुए। जब पहली पीढ़ी
पौधों में 100 परागकण किया गया। तो पहली पीढ़ी के पौधों में क्या कराया गया? 100 परागकण। कल हमने बताया 100 परागकण किसे कहते हैं। तो दूसरी पीढ़ी में उन्हें लंबे और बौने पौधे 3:1 मिले। दूसरी पीढ़ी में उन्हें क्या मिले? लंबे और बौने पौधे किस तरह मिले? 3:1 में। यानी लंबे जो हुए 3 का अनुपात थे और बौने वाले 1 के रेशियो में थे। अनुपात में प्राप्त हुए F2 पीढ़ी। ठीक है, इस प्राप्त हुआ था F1 पीढ़ी, अब F2 पीढ़ी। शुद्ध लंबे टीटी यानी टीटी, शुद्ध लंबे टीटी, संकर लंबे टीटी और शुद्ध बौने टीटी का अनुपात 1:2:1 था। क्या था? 1:2:1 था। वह लक्षण जो F में व्यक्त होता है, F1 पीढ़ी, जिसे लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा जाता है, वह F पीढ़ी में दब जाता है। इसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अप्रभावी लक्षण। ठीक है, यहाँ मटर के पौधे लगे हैं, देख सकते हो, ये मटर के पौधे हैं। आप साइंस रिवीजन कर रहे हैं तब भी हम यहाँ पौधे दिखा दिए। अब देखो यहाँ क्या, आर राउंड, आर झुर्रीदार। ठीक है, एक क्या है? गोल है और क्या है? झुर्रीदार है। तो क्या क्या प्राप्त हुए? 3:4 राउंड और 1/4 झुर्रीदार। ये देखो पद निषेचन, स्वनिषेचन। पहली पीढ़ी में क्या कराया गया? पद निषेचन। पहली पीढ़ी में क्या कराया गया? पद निषेचन। पद निषेचन जब नर पुष्प के परागकण मादा दूसरे मादा पुष्प के वधकार में जाते हैं। जब नर पुष्प के परागकण दूसरे मादा पुष्प के वधकार में जाते हैं, वो भी अपने जात को, तो पद निषेचन होता है। और स्वनिषेचन, जब नर पुष्प के परागकण अपने ही पुष्प के मादा के वधकार में जाते हैं तो स्वनिषेचन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, परागकण और परागकण में अंतर है। परागकण क्या है? नर पुष्प के नर युग्म है। और परागण क्या है? परागकण और वधकार को मिलने की प्रक्रिया को, गिरने की प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। अब परागण जब हो जाता है तो एक क्या बनती है? एक नलिका बनती है। ठीक है, पराग नलिका बनती है। उस रास्ते से हमारा परागकण कहाँ जाता है? अंडाशय में। वहां जाते ही तब हमारा होता है निषेचन। ये अंतर है। अब इसमें डायग्राम में देख सकते हो, जो अभी हमने बताया वही डायग्राम सेम है। ये क्या है? आर ए स्मॉल आर। ठीक है, आर और स्मॉल आर को जब कराया गया, ठीक है, तो क्या मिला? F1 में आर और स्मॉल आर मिला। ठीक है, अब जब इसको कराया गया 3/4 राउंड और 1/4 राउंड, इस तरीके से हमारा देखो 3 टाइम्स क्या मिला? लंबा मिला और एक झुर्री मिला। इस प्रकार 3:1 हम कह सकते हैं। 3:1। देखो, एक मटर में सफेद फूल होता है, एक बैगनी फूल होता है। एक सफेद फूल होता है, एक बैगनी फूल होता है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। जब दो युग्म लक्षणों को वाले पौधों जैसे बीज का आकार, जब दो युग्म लक्षणों वाले पौधों जैसे बीजों का आकार और रंग का संकर किया जाता है तो द्विसंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विसंकर। जब दो युग्म लक्षणों वाले पौधों जैसे बीजों का संकर किया जाता है तो द्विसंकर कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विसंकर। द्विसंकर ये नहीं समझा गए, रुको हम समझा देते हैं। यहीं पर देखो, ये हमने क्या लिया, दिखा देते हैं। ठीक है, देखो, एक हमने आर लिया। क्या लिया? आर। ठीक है, आइट पेज में कर देगा। चलो, एक हमने क्या लिया? आर और एक क्या लिया? स्मॉल आर। F1 पीढ़ी में जब इसका हमने कराया तो क्या मिला? यही मिला। ठीक है, यही मिला। तो क्या मिला? आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यदि आप इसका इसके साथ कराएंगे तब भी वही मिलेगा। यानी पहली पीढ़ी में हमें ऐसे ही मिले। दोनों क्या है? सेम है। दोनों सेम है, यानी ए इस प्रकार मिले। अब इनका क्या कराएगा? दोबारा इनको कराएगा। कैसे कराएगा? अब इसमें लोग क्या क्या मिला? अब इन दोनों को जब कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा? हमारा आर और आर स्मॉल आर। तो अब दूसरी पीढ़ी में आर। ठीक है, अब इसमें क्या प्राप्त होगा? एक तो आर प्राप्त हो जाएगा
ठीक है, एक आर आर प्राप्त होगा, एक आर आर प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा क्या प्राप्त हुआ, दूसरा हमारा आर आर प्राप्त हुआ। तीसरा हमारा क्या प्राप्त हुआ, यही आर आर, और चौथा क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल आर। तो इसमें देख सकते हो ए, ठीक है। अब इसमें देखो टिंट क्या है, हमारा गोल है, गोल और लंबा है, गोल बोल सकते हो। टिंट हमारा इसमें भी गोल है, इसमें भी गोल है, इसमें गोल है, लेकिन चौथा देखो झुर्रीदार है। इससे हम बोलते हैं चार में चार, टोटल कितने हैं वो चार, चार में हमारा थ्री क्या हुआ, गोल हुआ है, थ्री क्या हुआ, गोल हुआ है, और एक क्या हुआ है झुर्रीदार, एक क्या हुआ झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसे बोलेंगे एफोन पेड़ है, ए है जनक, ये क्या है जनक, इसे बोलेंगे एफोन पेड़ है, और इसे बोलेंगे F2 पेड़ है, इसे बोलेंगे F2 पेड़, इसे F2 और इसे F1, इसे F। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं एक हमारा गोल एकदम गोल बीज था, और एक क्या था झुर्रीदार। इनका कराया गया, पहले में क्या मिले कि एक गोल ही मिले, लेकिन जब इन गोल गोल को फिर से संकरा कराया गया, फिर से इनका क्या कराया गया, तो हमारा क्या मिला, 3 टाइम्स गोल मिला है, और 1 टाइम से क्या मिला झुर्रीदार। अगर शुद्ध की बात की जाए तो शुद्ध कितना, 1 टाइम्स एकदम शुद्ध मिला है, 1 टाइम्स 1 टाइम्स क्या मिला है, प्योर मिला है। अगर रेशियो देखा जाए तो 1 टाइम्स क्या है, ए प्योर है, 1 टाइम्स से प्योर है, और क्या 2 टाइम्स से इम्प्योर, क्या है 2 टाइम्स इम्प्योर, और 1 टाइम्स झुर्रीदार। इनका रेशियो क्या मिला, शुद्ध की बात की जाए तो 1:2:1 में प्राप्त हुए, इसमें 1:2:1 में प्राप्त हुए, 1:2:1, यानी ये क्या है पूरा गोल है। पहला क्या गोल है, दूसरा क्या है गोल झुर्रीदार दोनों है, दो थे, और तीसरा क्या प्योर झुर्रीदार है। तो प्योर गोल 1 प्राप्त हुआ है, प्योर झुर्रीदार 1 प्राप्त हुआ, और मीडियम वाला 2 प्राप्त हुआ है, यानी दो जो हमने जनक था वही जनक 2 प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर गोल झुर्रीदार देखो रेशियो 3:1 है, तो इसका रेशियो क्या 3:1। अगर शुद्ध की बात करोगे शुद्ध, तो शुद्ध क्या है 1:2:1, जैसे कि यहाँ पढ़ा गया, देखो यहाँ ये हमने पढ़ा ना, जब शुद्ध लंबे टीटी को, जब शुद्ध लंबे टीटी को, यहाँ टीटी के बाद चले टीटी भी लिख देते हैं, यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी, शुद्ध लंबे टीटी संकर और लंबे टीटी शुद्ध बाउंडेड टीटी को, ठीक है, टीटी संकर और शुद्ध बाउंडेड टीटी को, शुद्ध बाउंडेड टीटी को। तो इसका जो प्राप्त हुआ है कितना मिला है 1:2:1 में, 1:2:1 में। जैसे यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, जैसे पहले क्या था, ठीक है, पहले पेड़ में क्या हमने लिया, एक टी लिया, ठीक है, एक टीटी लिया, गोल वाला छोड़ा, अब लंबा बाउंड बात चलेगी, एक स्मॉल टीटी। ठीक है, इसका मतलब लंबा है, इसका मतलब बावना है, इसका मतलब लंबा है, इसका मतलब बावना है। अब इससे लंबे बाउंड कराओगे क्या मिलेगा, चाहे जैसे कराओ, इसका ऐसे ही मिलेगा और इसका ऐसे ही मिलेगा। तो ये क्या था जनक था F1। अब इसको क्या मिला है, क्या मिला है टी 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 टी, अगर 4 बार कराएंगे तब भी टी टी मिलेगा। अब देखो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, ये लंबा बावना दोनों प्राप्त हुआ। तो यही कह रहा है कि इसमें जाके हमारा क्या प्राप्त, शुद्ध लंबे को और शुद्ध बावनों कराया गया तो टी टी मिला। अब देखो इनको जब पुनः कराया जाएगा, पुनः कराए जाएंगे तो क्या बन जाएगी, जनक बनेंगे, यही क्या बन जाएंगे जनक, टी अलग और स्मॉल टी अलग और टी अलग स्मॉल टी अलग। अब इसको देखो, अब जो एक फर्टिलाइजेशन करेंगे हमारा क्या बनाएंगे, ए इसमें जाएगा और एक इसका और बनेगा और एक इसका और बनेगा और इसका एक और बनेगा। तो इसका क्या बना है, इसका देखो, इसका हमारा क्या बना है टी 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 टी, और इसका क्या बना है टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, और इसका क्या बना है टी स्मॉल टी, इसका भी टी स्मॉल टी, लेकिन ये लास्ट वाले क्या बना है टी टी, लास्ट वाले टी टी। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना मिला, अगर लंबे की बात की जाए, लंबे पौधों की बात की जाए, लंबे मटर पौधों को, तो लंबे मटर पौधे कितने हैं 3 हैं, लंबे मटर पौधे कितने हैं 3 हैं, लंबे मटर पौधे हमारे कितने हैं
3 है। कितने हैं? 3। और बौने कितने हैं? बौने मात्र 1 है, तो इसका रेशियो कितना होगा? 3:1 में। अगर शुद्ध की बात की जाए, शुद्ध की बात की जाए तो शुद्ध में क्या होगा? शुद्ध में हमारा यही होगा, शुद्ध में हमारा क्या होगा? एक लंबा शुद्ध है, एक रेशियो लंबा शुद्ध है, ये हमारा शुद्ध है, ये हमारा शुद्ध लंबा है, ये हमारा शुद्ध लंबा है। ये क्या है? बौना लंबा दोनों है, तो बौना लंबा तो कितना? 2 हुए ये दोनों, और शुद्ध बौना कितना है? 1 है। तो इनका अनुपात कितना मिला? 1:2:1 में। तो इनका अनुपात कितना मिला? 1:2। इसी प्रकार देखो ये क्या है? बैगनी फूल और क्या है? व्हाइट। जब इन दोनों पहले में कराया गया तो कैसा मिला? ऐसे सेम मिला। अब दूसरे वाले में तो इसका ज्यादा लक्षण दिखा, इसका तो ए मिलकर टीटी लंबा ज्यादा। अब फिर इनको जब दोनों कराए गए, 2 मिला के कराया गया, तो देखो 3 टाइम्स क्या मिला है? बैगनी मिला, 1 टाइम्स से क्या मिला है? व्हाइट। तो यानी 3:1। लेकिन शुद्ध की बात की जाए तो ए शुद्ध है और ए शुद्ध है 2, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? शुद्ध में 1:2:1। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आ गया। हमने लंबे बौने पे चर्चा किया, लंबे बौने पे चर्चा किया, और किसका चर्चा किया? गोल और झुर्रीदार पे, इसकी हमने चर्चा किया। अब आते हैं हम द्विसंकरण, चलते हैं किसमें? द्विसंकरण। ठीक है, इसके पहले हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब इसको चर्चा करते हैं। जब 2 युग्म लक्षणों वाले पौधों को जैसे बीज का आकार और रंग का संकर किया जाए, बीज के आकार और रंग दोनों संकर करते हैं, तो हमारा द्विसंकर कहलाता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए एक बार पहले पानी पी लेते थोड़ा। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया। किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार, मटर के पौधों का, जिनमें 2 जोड़ी लक्षण है, जिसमें 2 जोड़ी लक्षण है, बीज का आकार और रंग। बीज का आकार और रंग उन्होंने गोल पीला बीज का आकार और रंग उन्होंने गोल पीला बीज यानी RRY, गोल और पीला लिया, गोल और पीला लिया, तो उससे हम क्या बोलेंगे? RR, गोल मतलब RR, पीला मतलब YY, गोल मतलब RR, पीला मतलब YY। जैसे यहां हमने लिया था क्या? गोल मतलब RR और बौना मतलब गोल मतलब RR, झुर्री मतलब स्मॉल RR। इसी प्रकार हमने वहां लिया लंबा मतलब TT, बौना मतलब स्मॉल TT। इसी प्रकार यहाँ हम सिंबल रखे हैं कि द्विसंकरण में क्या कर दिया जाए? जो गोल है उसे RR, जो गोल है उसे RR। जैसे यहाँ जो गोल है RR, जो पीला है वो YY। ठीक है, और झुर्रीदार हरे बीज, झुर्रीदार हरे बीज को क्या लिया गया? झुर्रीदार हरे बीज को स्मॉल, ये गलत है, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल R। किसमें है? स्मॉल RR और स्मॉल YY। क्या है? स्मॉल RR और स्मॉल YY। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं कौन सा? स्मॉल RR और स्मॉल YY, स्मॉल RR और YY, इसको लिया गया। वाले पौधों का चयन किया गया, उनमें परपरागण कराया गया। उसमें क्या कराया गया? परपरागण कराया गया। उन्होंने F1 पीढ़ी में सभी पौधों को गोल पीले बीज RRYY वाले पौधे प्राप्त किए, पहली पीढ़ी में ऐसे प्राप्त किए। ठीक है, इसको हम थोड़ा सुधारेंगे, इस कैपिटल स्मॉल वाई में दिक्कत है तो हम इससे सुधार करके अब भी बता देते हैं। वाले प्राप्त किए F1 पीढ़ी में। जब इन पौधों को F1 पीढ़ी में स्वपरागित किया गया तो F2 पीढ़ी में 16 पौधों की एक नई पीढ़ी में से 9 में से गोल पीले, 9 क्या मिले? गोल पीले, 3 गोल हरे, 3 क्या मिले? गोल हरे मतलब स्मॉल R, गोल हरे मतलब स्मॉल Y है, बल्कि स्मॉल Y, गोल हरे मतलब स्मॉल Y। उन्हें 3 झुर्रीदार पौधे मिले, 3 झुर्रीदार और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले। ठीक है, और झुर्रीदार हरे इतने मिले बीज, और अनुपात क्या निकला? 9:3:1 मिला, 3:1 मिला। इस प्रकार हम अब समझाते हैं। यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग है
ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आई में कुछ मिश्रण है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गोल गोल पीले बीज, गोल पीले क्या होंगे, गोल पीले सही है। ठीक है, पूर्ण जब इन्हें F2 पीढ़ी पर प्रयुक्त किया गया तो 16 पौधे एक पीढ़ी में 9 गोल और पीले, गोल पीले ये भी हमारा सही है। एक क्या गोल और हरे, गोल हरे है तो RR स्मॉल वाई, गोल हरे RR स्मॉल वाई। और क्या 3 झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले मिले तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर हो जाए, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर। और 1 में झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे के लिए क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, स्मॉल होंगे, दोनों क्या होंगे, स्मॉल होंगे। बीज का अनुपात क्या मिला, 9:3:3:1। तो इस प्रकार जो स्क्रीन था हमने सुधार दिया है। यहाँ क्या था, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ठीक है, जनरेशन, जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। ठीक है, ये क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, गोल लिया गया, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ठीक है, पहले क्या लिया गया, गोल और पीला लिया गया। ठीक है, एक गोल पीला चयन किया गया और एक झुर्रीदार और हरा चयन किया गया। अब दोनों क्या कराया गया, जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या मिला है, ये क्या मिले हैं, गोल और हरा, लेकिन हाइब्रिड मिले हैं, संकर मिले हैं, शुद्ध नहीं है। अब इनको क्या करा गया, फिर से इनका क्या करा दिया गया है, इन्हीं दोनों क्या करा दिया गया, इसको दोनों को स्वपरागित करा गया। इसमें दोनों क्या हुआ था, पर परागण, इसमें दोनों क्या करा गया था, पर परागण, पर परागण। ठीक है, पर परागण करा गया, लेकिन इन दोनों अब क्या करा जाए, स्वपरागण। स्वपरागण में क्या होगा कि इसमें इतने मिलेंगे, देखो ये मिलेंगे, इस तरीके से मिलेंगे। अब इनका फिर पुनः हम कराएंगे तो इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा मिलेगा। ठीक है, इसमें आर स्मॉल आर और वाई आर और इसका इसके साथ कराया गया। ठीक है, इसको 2 बार कराया गया तो ये हमारा बन के तैयार हुआ, 2 बार कराएंगे तो ए बनता, इसको 2 बार कराएंगे तो ए बन के तैयार हुआ। ठीक है, इस प्रकार जब हमें प्राप्त हुआ है, ठीक, इस प्रकार जब हमें प्राप्त हुआ तो हम क्या कह सकते हैं, देखो आर आर आर, इन दोनों में क्या मिला, आर वाई, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक मिनट, कैपिटल आर कैपिटल वाई, हाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसमें मिला सेम। अब इन दोनों को पुनः कराया गया, देखो दोनों को पुनः कराया गया तो क्या मिलेगा, इसका देखो आर आर है तो आर आर और वाई है तो वाई वाई। इसमें क्या हुआ, अब इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, आर वाई आर वाई। ठीक है, आर वाई तो क्या मिला, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें मिलाएंगे तो आर कैपिटल है, आर कैपिटल, स्मॉल आर है तो स्मॉल, वाई कैपिटल है तो वाई और वाई कैपिटल है तो वाई। अब इसमें देखो आर कैपिटल और स्मॉल दोनों हो, वाई भी कैपिटल स्मॉल दोनों हो। तो इस प्रकार हमारा मिला। तो इसमें क्या मिला कि इसमें सभी क्या मिले हैं, पहले पीढ़ी में सभी क्या मिले हैं, गोल मिले हैं, सभी क्या मिले, गोल और पीला मिले, सभी क्या मिले हैं, उन्होंने गोल पीले बीज आरा झुर्रीदार प्राप्त चयन किए। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले मिले, सभी क्या मिले हैं, गोल और पीले। इस प्रकार अब देखते हैं दूसरे में क्या मिलता है, ये क्या आर और वाई, इसका इसके साथ कराएंगे क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई और वाई, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई, इन दोनों क्या मिलेगा ऐसे। अब इसका इसका कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें क्या मिला है, दोनों क्या मिले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों वाई वाई। तो जो हमारा कैपिटल जिसमें दिख रहा है तो इसे गोल पीला कह सकते हैं, और जिसमें दिख रहा है आर आर गोल कहेंगे, लेकिन वाई दिख रहा है तो हरा कहेंगे, वाई दिख रहा है तो हरा। और इसमें क्या कहेंगे, गोल और हरा दोनों है, लेकिन शुद्ध नहीं है। और इसकी बात की जाए तो इसमें देखो, इसमें हमारा वाई वाई दिख रहा है तो हरा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में हमारा क्या हुआ, ए कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो इसमें क्या होगा, गोल और पीला दोनों होंगे। अब इसमें देखो
इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीला इसमें होगा। लेकिन इसमें देखो कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो क्या वो झुर्रीदार होगा लेकिन पीला होगा, झुर्रीदार होगा लेकिन पीला होगा। अब इसमें देखते हो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसमें भी क्या होगा, झुर्रीदार और पीला होगा। लेकिन चौथे में देखो, चौथे में हमारा क्या आर वाई, तो कैसे हुआ आर और वाई, आर वाई कैसे हुआ, इसका आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल और पीला ही हुआ। लेकिन इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या हुआ, गोल और हरा हुआ। लेकिन यहां देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या हुआ, झुर्रीदार और पीला हुआ। लेकिन लास्ट वाले में देखो स्मॉल आर और कैपिटल वाई नहीं, स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल, तो दोनों क्या है, तो ये क्या है, ना तो गोल है ना तो पीला है, क्या है झुर्री और हरा है। इसका रेशियो का रिजल्टिंग जीनोटाइप्स क्या मिला 9 16, 9 16 में से 9 क्या है, 16 में से 9 हमारा क्या है पीला और गोल और पीला है। 3 क्या है, 16 में से 3 हमारा गोल और हरा है, गोल और हरा है। 16 में से 3 हमारा क्या है झुर्रीदार और पीला है, 3 हमारा झुर्रीदार और पीला है, और एक क्या है हमारा झुर्रीदार और हरा। तो हमारा रेशियो क्या मिला, रिजल्टिंग फिनोटाइप से, तो वही सेम ए भी है। देखो इसमें कलर तो 9 ऐसे मिले हैं और हमारा 3 ऐसे मिले हैं, 3 ऐसे मिले हैं और 1 ऐसे मिला, यानी 9 गोल और पीला मिला है, 3 हरा और गोल मिला है, 3 झुर्रीदार पीला मिला है और 1 क्या मिला है झुर्रीदार हरा। तो इस प्रकार हमारा यहाँ बनके तैयार हुआ। तो यहाँ देखो डोमिनेट्स एलन हार सीड शेप राउंड, ठीक है, इस प्रकार यहाँ सिंबल है। अब यहाँ भी वही सेम कराया गया, देखो गैमेट से यहाँ वही सेम लिया गया जो हमने बताया। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16, ठीक है 1/16 1/16, ये क्या 1/4 है, देखो 1/4 है, लेकिन इसमें क्या है नीचे वाले में 1/60 में से 1 है, 60 में से 60 में से 60 में से 60 में से, तो ऐसा दिखेगा राउंड गोल राउंड ग्रीन, ठीक है, रिंकलेड येलो रिंकलेड ग्रीन। तो इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। हम इससे अलग पेज में समझाना चाहेंगे, तुम लोगों को एक अलग पेज में समझाना चाहेंगे। यहाँ भी देखो वही चीज है सेम, एक हम इससे अलग पेज में हम समझाएंगे। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देखो वही सेम चीज यहाँ पर ही है, सेम चीज यहाँ पर है। फिर भी हम तुम्हें एक अलग पेज में इसे समझाएंगे ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए, क्या अच्छे से समझ में आए। जब इन दोनों क्या कराया गया द्वितीय में, तो हमारा एक क्या मिला ऐसा मिला, ठीक है, द्वितीय में कराएंगे तो हमारा ऐसा मिलेगा। देखते हैं तब हम अलग पेज में कराते हैं, ठीक है, अलग पेज में हम कराएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए, अलग पेज में हम कराएंगे जरूर। ठीक है, अलग पेज में हम इसे कराएंगे, ठीक है, अलग पेज में हम कराएंगे, बड़ा पेज लेंगे उसमें आपको कराया जरूर जाएगा, कराया जरूर जाएगा, कराया जरूर जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से देखो बन तैयार हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये बन तैयार हुआ, ये हमारा बन के तैयार हो। पहले में जब हमने कराया सभी कैसे मिले ऐसे मिले, अब दूसरे में हम कराएंगे तो कैसे मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे हम अलग पेज में बताते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या लिया, कैपिटल आर थोड़ा बड़ा मोटर लिखते हैं, हमने क्या लिया पहले पीढ़ी में कैपिटल आर
स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई, यही हमने लिया। पहले में हमने यही लिया है, देखो ये हमने लिया, ठीक है, ये हमने लिया। अब इन दोनों क्या कराएंगे, हाइब्रिडेशन। ये क्या है, जनक। अब इनके जब कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इनको जब हम कराएंगे तो हमारा इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार हमारा बनके तैयार होगा, इस प्रकार हमारा बनके तैयार होगा, ठीक। इस प्रकार हमारा बन तैयार होगा। जब इसको हम कराएंगे तो किसमें बनेंगे, एक बार बना के दिखाई देता है। देखो क्या बनेगा, इसी प्रकार हमारा बनेगा, ऐसा ऐसा बनेगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। इसका क्या बना, जब इसके इसके साथ कराएं तो क्या बना, आर आर, ठीक है। फिर इसका इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका इसके साथ कराएंगे तो वही बनेगा, सेम आर आर, ठीक है। तो इन दोनों क्या मिला, इन दोनों क्या मिला, इन दोनों जब कराया गया तो क्या मिला, आर आर, ठीक है। अगर इन दोनों कराया जाए क्या मिलेगा, इन दोनों का, ठीक है। इन दोनों क्या कराएंगे तो वाई वाई मिलेगा, ठीक है, वाई वाई। ये दो दो हम साथ में ले रहे हैं, ठीक है, दो दो हम साथ। अगर इसका इसका साथ कराएंगे तो इसके इसके साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसके इसके साथ कराएंगे तो इसका इसके साथ। अगर इसी का हमारा इसके साथ कराते हैं, अगर इसका इसके साथ करा देंगे तो हमारा क्या बनेगा, आर आर वाई वाई, ये मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम आर वाई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर वाई, क्या कह सकते हैं, आर वाई, आर वाई, आर वाई। फिर इसका हम किसके साथ करेंगे, इसका तो हमने इसके साथ किया, और इसका इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा, वाई वाई आर आर। और इसका जब इसके साथ किया तो क्या मिला था, आर 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 आर। और इसका इसके साथ किया तो क्या मिला है, वाई 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 वाई। इस प्रकार हमारा बना। तो हम लास्ट में रिजल्ट 10 हमारा क्या निकल रहा है, रिजल्ट 10 सिर्फ हमारा क्या निकलेगा, इतना निकलेगा, आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हमारा प्राप्त होगा, ये हमारा क्या होगा, प्राप्त होगा, ये हमारा प्राप्त होगा। क्या, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर एक एक बात की जाए तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा, ये हमारा क्या बनेगा, आर आर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, आर वाई, और क्या मिलेगा, वाई वाई, ये क्या मिलेगा, वाई आर। इतना हमें प्राप्त होगा, इतना इतना हमें प्राप्त होगा, यानी आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर और वाई वाई क्या लेंगे, आर आर और वाई वाई इसका लेंगे, क्या लेंगे, यही हम इतना लेंगे, कितना लेंगे, इतना लेंगे। आप इसे हम पुनः क्या करा देंगे, आर आर और वाई वाई, इनका जब कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है। क्या मिला हमें, आर वाई, आर वाई, और इसका क्या मिलेगा, आर वाई मिला, और इसका क्या मिलेगा, आर कैपिटल वाई है, आर कैपिटल वाई। अब इसका इसके साथ कराएंगे तो आर स्मॉल आर, और इसका इसके साथ कराएंगे तो आर वाई, और इसका इसके साथ कराएंगे तो लास्ट में हमारा आर और स्मॉल वाई, आर और स्मॉल वाई, आर और स्मॉल वाई। इस प्रकार हमारा क्या मिला, F1 में हमें ए मिला, F1 में हमारा ए मिला, और F2 में हमें क्या मिला, F2 में हमें ए प्राप्त हुआ।
आप इनका क्या करेंगे, पुनः कराएंगे। पुनः किस प्रकार कराएंगे, इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं। पुनः हम इसको इस तरीके से करा देंगे। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर थीम में अगर होगा तो। ठीक है, थीम हम ले लेते हैं इसको, है कोई, चलो ओके। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना हमें करना है, 4। कितना लेना है, 4। तो 1 1 2 3 4 यहाँ से ले लेते हैं, तो हमारा क्या होगा, 4। तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हमें चाहिए 4, 1 2 3 4, तो 4। तो यहाँ तक हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट है। हम किसमें, कितने के बीच में करेंगे, इतने के बीच में, ए लाइन और ए लाइन, ए लाइन और ए लाइन। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पीला इसको लेते हैं, क्या लेते हैं, पीला। हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ हमें प्राप्त हुआ है आर, आर और कैपिटल वाई। यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, आर स्मॉल आर। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, आर कैपिटल वाई। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, आर स्मॉल वाई। और यहाँ का क्या प्राप्त हुआ, 4 हो गया। जल्दबाजी में लिखते हैं क्या, इसे मिटा दो, इसे पीला। देखो पहले में क्या प्राप्त हुआ है हमें, पहले में प्राप्त हुआ आर, आर कैपिटल वाई, आर आर कैपिटल वाई। और इसमें क्या प्राप्त हुआ है, आर स्मॉल, आर स्मॉल आर। इसमें क्या प्राप्त हुआ है, इसमें क्या प्राप्त हुआ, आर स्मॉल आर। और इसमें क्या प्राप्त हुआ, आर कैपिटल वाई। और इसमें क्या प्राप्त हुआ, आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार यहाँ हम लिख देंगे यही सेम चीज, यहाँ भी लिखेंगे, कहां पर, आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई और आर स्मॉल आर और स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस प्रकार हमें प्राप्त हो, जैसे यहाँ पर यही सेम चीज है। यहाँ देख कैपिटल आर वाई, ये क्या है, वाई, ये गलत है, यहाँ ये दोनों क्या होंगे, स्मॉल होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये भी स्मॉल ही होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा सेम मिल गया। आप इसे क्या कहेंगे, इस तरीके से, इसको जब मिलेगा इस तरीके से मिलेंगे, तो इस तरीके से मिलेगा तो क्या कहेंगे, गोल और झुर्रीदार। इसे बोलेंगे गोल और झुर्रीदार, और इससे बोलेंगे गोल और झुर्रीदार। इसे बोलेंगे गोल और ग्रीन, गोल और ग्रीन। इसे बोलेंगे वाई वाई। इसे बोलेंगे गोल और झुर्रीदार, और इसे बोलेंगे पीला है, आर है पीला, पीला और झुर्रीदार, इसे पीला ही बोलेंगे। इसे इस प्रकार हमारा हम बोलेंगे। अब यहाँ जब इसका कराएंगे तो कितना होगा, इसको हम कराएंगे। अब देखो कराते चले जाओ फटाफट। इसका क्या है, अगला कलर लेते हैं ग्रीन। अब देखो ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे एग्जाम में बना लेना, आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसका ये बन गया। अब इसमें क्या करोगे, एक कैपिटल आर और कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाई है, इसे पढ़ेंगे
वाई वाई वाई, कुछ मिस हो रहा था, क्या है, आर वाई, आर वाई, क्या है, आर वाई, यहाँ क्या मिला है, आर वाई, ये गलत हो गया था, यहाँ देखो वाई है गलती से, ये क्या होगा, वाई होगा, ये क्या होगा, वाई होगा, सुधर गया, ठीक है। अब यहाँ क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल वाई, राइट। इसमें तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इसमें क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब पहला हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा में इसका साथ कहेंगे, कैपिटल आर स्मॉल, दूसरे में क्या मिले, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और इसमें क्या मिलेगा हमारा, इसमें क्या मिल रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। इसमें क्या मिलेगा, तीसरे में हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें हमारा मिल रहा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। और इसमें क्या मिल रहा है, कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर सॉरी, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें क्या मिल रहा है हमें इसमें कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें हमें मिल रहा है स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और इसमें स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसमें क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से हमें प्राप्त हो गया, तो अब इसको हम लिखेंगे, ऐसा है तो क्या, देखो आर है तो हमने सिंबल का आर को हमने क्या माना है, आर को गोल माना है, ठीक है। स्मॉल आर को क्या माना है, झुर्री, ठीक है, झुर्रीदार। और क्या माना है, और जो हमारे वाई है, वाई को हमने माना पीला, वाई को पीला माना है। और स्मॉल वाई को हमने माना है हरा, स्मॉल वाई को हमने माना हरा। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने करा ऐसा मिला, तो हमने यहाँ क्या लिया, आर को उठाया, आर और वाई को हमने उठा लिया, आर स्मॉल आर और वाई को उठाया। जब इनका फिक्स कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें 4 प्राप्त हुआ। इन चारों को हमने पुनः कराया, क्या कराया, पुनः, तो हमारा ऐसे मिला। अब जहां जहां तुम्हें दिखे, जहां ऐसा दिखे, कैपिटल आर जहां तुम्हें दिखता है, कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर दिखेगा हाँ तुम लिखोगे गोल, जहां कैपिटल आर दिख रहा है वहां लिख दो गोल, क्या लिख दो, गोल, ठीक है। कैपिटल आर दिखे तो गोल, कैपिटल आर दिखे तो गोल, कैपिटल आर दिखे तो गोल, ठीक है, गोल। अब जहां कैपिटल आर दिख रहा है वहां लिखो गोल, कैपिटल आर दिखते ही गोल। अगर एक भी कैपिटल आर है तो उसे हम क्या लिखेंगे, गोल। एक भी कैपिटल आर है तो हम उसे लिखेंगे गोल, और एक भी कैपिटल है तो हम उसे लिखेंगे गोल, ठीक है। अब देखो, ये भी एक भी कैपिटल है, चाहे 2 कैपिटल आर हो चाहे 1 कैपिटल आर,
तो उससे हम गोल ही लिखेंगे। एक कैपिटल आर हो या चाहे दो कैपिटल आर, उससे हम लिखेंगे गोल ही। एक कैपिटल आर हो चाहे दो, अगर दोनों स्मॉल है तो उसे लिखेंगे झुर्री। क्या लिखेंगे? झुर्री। ठीक है, ए भी क्या है? झुर्री है। ठीक है, झुर्री। ठीक है, झुर्री। राइट। अब देखो ये क्या है? गोल। एक आर है तो गोल लिखेंगे, एक भी आर है तो क्या लिखेंगे? गोल। और एक भी आर है, दोनों स्मॉल है तो झुर्री। और इसमें दोनों झुर्री, दोनों स्मॉल आर है तो इसमें भी झुर्री ही लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों स्मॉल है तो झुर्री ही लिखा जाएगा। इस प्रकार आप देखते हैं जो कैपिटल वाई है उसमें पीला लिखो। अगर एक भी कैपिटल दिखता है तो लिखो पीला, एक भी कैपिटल दिखता है तो लिखो पीला। एक भी कैपिटल वाई दिखेगा तो उसमें लिख देना पीला। एक भी कैपिटल वाई दिखता है तो उसमें लिखो पीला। इसमें भी एक कैपिटल है तो इसमें भी पीला। और इसमें भी एक, दोनों क्या है? स्मॉल है। दोनों स्मॉल है तो लिखो हरा। दोनों स्मॉल है तो हरा। चलिए इसे लिख देते हैं, क्या हरा हरा करें। एक भी स्मॉल है तो हरा, एक भी पीला नहीं, दोनों स्मॉल है तो हरा। अगर एक भी कैपिटल है तो पीला, एक भी कैपिटल है तो पीला। एक दोनों क्या है? स्मॉल है तो हरा। अब हरा पीला मत समझ जाना कि सर लिख रहे हैं हरा और है रंग पीला। अगर एक भी कैपिटल है तो पीला, एक भी कैपिटल है तो पीला, एक भी कैपिटल है तो पीला। दोनों कैपिटल है तब भी पीला, एक भी कैपिटल है तो पीला। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसमें एक पीला है तो, एक भी कैपिटल है तो पीला। इसमें दोनों क्या है? स्मॉल है तो इसको हरा लिखेंगे। इसमें एक कैपिटल है तो पीला, और इसमें दोनों क्या है? स्मॉल है तो हरा। अब जो हमारा रेशियो निकला होगा तो इसमें कितने नाम आए हैं? इसमें हम लिख लेते हैं। पहला है गोल पीला। क्या क्या आया है? गोल और पीला, गोल और पीला। पहला क्या है? गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। दूसरा क्या है? गोल पीला और क्या है? गोल हरा, गोल गोल हरा, गोल हरा। और क्या है? गोल झुर्रीदार भी है, गोल झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार कहीं दिख रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। गोल हरा, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, झुर्रीदार पीला। क्या? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और क्या है? झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा भी होगा, झुर्रीदार हरा। और क्या मिला है? झुर्री हरा, झुर्रीदार हरा। ये हमारे चार प्रकार के मिले हैं। पहला क्या मिला? गोल पीला। गोल पीला के लिए हमने क्या सिंबल रखा है? गोल पीला के लिए हमारा क्या होगा? गोल पीला के लिए हमारा कैपिटल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। या इसमें से एक भी कैपिटल है या और लिख सकते हो। आर अभी लिख दे रहे हैं दूसरे क्लास से। आर में ऐसा भी होगा तब हम कहेंगे ऐसा भी। अगर आर आर वाई वाई तो हमारा ए भी किस में आएगा? गोल पीला की कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? गोल पीला की कैटेगरी में आएगा। और गोल हरा किससे हमने माना है? गोल हरा हमने इससे माना आर, आर और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। या इससे भी, और इससे भी हमने यही माना है, इससे भी हमने यही माना। चाहे ऐसा ही आएगा तब, एक कैपिटल एक स्मॉल और दोनों वाई वाई, तो तब भी हमारा ये होगा। झुर्रीदार हमने किससे माना है? झुर्रीदार हमने उससे माना है जो दोनों स्मॉल आर हो। ठीक है, और पीला के लिए हमने क्या माना है? आर और नहीं, पीला के लिए वाई है, सॉरी। पीला के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। या और में इसे कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? एक तो स्मॉल स्मॉल, इसमें अगर एक भी कैपिटल होगा तब भी हमारा क्या कहलाएगा? पीला। और झुर्रीदार को हमने क्या माना है? झुर्रीदार को हमने दोनों क्या मान लिया है? स्मॉल आर। दोनों क्या? स्मॉल आर
और हरा के लिए दोनों स्मॉल वाई। इस प्रकार हमने मान लिया है, इस प्रकार हमने माना है। ठीक है, इस प्रकार हमने माना। आप देखो इसकी गोल पीलक संख्या गिनो, कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। कितना आया? गोल पीला हमारे कितने आए? 9। गोल पीला 9। और हमारा गोल हरा कितना आया है? गोल हरा कितने आए हैं? 3 आएंगे। गिनते हैं। गोल हरा 1, इसको दूसरे कलर से करते हैं। गोल हरा 1 2 3, गोल हरा 1 कहीं और होगा, 3। इस कितने आए हैं? 3 आए हैं। गोल हरा हमारा कितना आया? 3 आया, 3। और झुर्री गोल हरा में लिखना था, सॉरी। गोल हरा कितना है? 3। अब झुर्रीदार पीला भी हमारे 3 ही आएंगे। झुर्रीदार पीला भी हमारे 3 ही आएंगे। देखो क्या है? झुर्रीदार और पीला। झुर्रीदार पीला कहाँ है? झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 1 2 3। देखो 3 ही आया, तो झुर्रीदार पीला भी हमारा कितना है? 3 आया है। अब हमारा लास्ट में क्या बनता है? झुर्रीदार हरा। ये सिर्फ ओनली 1 है, ओनली 1, सिर्फ 1 है। कितना है? 1 है, 1। तो हमारा इसका रेशियो कितना प्राप्त हुआ? याद कर लो सब लोग। रेशियो कितना प्राप्त हुआ? इसका रेशियो प्राप्त हुआ 9:3:3:1। इसमें अगर शुद्ध की बात की जाए तो शुद्ध गोल पीला कितना है? शुद्ध गोल पीला सिर्फ 1 है। शुद्ध गोल पीला कितना है? शुद्ध गोल पीला सिर्फ 1 है। अगर शुद्ध की बात की जाए तो 1 ही है। ठीक है। अगर शुद्ध झुर्रीदार हरा की बात की जाए, शुद्ध झुर्रीदार हरा की बात की जाए, वो भी क्या है? 1 ही है। कितना है? 1 ही है। और सब क्या है? सब क्या है? मिक्स हाइब्रिड है। सभी क्या बन गए हैं? हाइब्रिड। और कोई भी शुद्ध नहीं है, सब क्या? हाइब्रिड। और शुद्ध गोल पीला मिला सिर्फ 1, और शुद्ध झुर्रीदार हरा मिला 1, बाकी सब हाइब्रिड है। हमने इस तरीके से आपको बताया ताकि आप एग्जाम ले सकते हैं कैसे F1 पेड़ है, F2 पेड़ है, इस प्रकार ले सकते हैं। अन्यथा हमने आपको यहाँ बता ही दिया था कैसे होते हैं। यहाँ थोड़ा गोल वोल बने हैं, तो हमने पहले ही आपको बताया, वो हमें समझाने का उद्देश्य ज्यादा था ताकि हम तुम्हें समझ में आ जाए। इस तरीके से हमने क्या द्विसंकर हाइब्रिडेशन कंप्लीट किया। ठीक है, इससे थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेना ताकि एग्जाम में आप बना सको। हमने सब चीज समझा, जैसे जैसे हुआ हर स्टेप बाय स्टेप को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप देख समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण। आप इसमें क्या होते हैं? मनुष्य के जो स्पर्म होते हैं गुणसूत्र के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, X गुणसूत्र वाले स्पर्म और Y गुणसूत्र वाले स्पर्म। इसी की हम चर्चा करेंगे। मनुष्य में कोशिका केंद्रक में, मनुष्य में कोशिका केंद्रक में, मनुष्य में कोशिका केंद्रक में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र X और Y होते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्या करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं, और 1 जोड़ा गुणसूत्र जो होते हैं ये लिंग निर्धारण करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, X और Y। मादा में 2 गुणसूत्र X गुणसूत्र X दोनों क्या होते हैं? मादा में जो होते हैं दोनों गुणसूत्र X और X ही होते हैं। और नर में 1 X और 1 Y गुणसूत्र होता है। नर में क्या होता है? 1 X भी होता है मेल में और 1 Y होता है, जबकि महिला में दोनों क्या होती है? X ही होती हैं। ठीक है। शुक्राणुओं और अंडों में लिंग गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। शुक्राणुओं और अंडों में लिंग गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। कुछ शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, कुछ शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है, और कुछ में Y गुणसूत्र होता है। तो जो कुछ स्पर्म होते हैं उसमें X गुणसूत्र होता है और कुछ में Y गुणसूत्र होता है। सभी अंडों में X गुणसूत्र होते हैं, यानी फीमेल को ओवरी में जितने ओवम के निर्माण होते हैं सभी में X ही गुणसूत्र होते हैं। लेकिन पुरुष में जो विसर्जित टेस्टिकल में स्पर्म निर्माण होते हैं, कुछ में X गुणसूत्र होते हैं, कुछ में Y गुणसूत्र होता है। यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र एक अंडे के साथ जुड़ता है, यदि शुक्राणु में X गुणसूत्र यानी X गुणसूत्र वाला स्पर्म अंडे के साथ जुड़ता है तो गुणसूत्र के आधार पर बच्चा या एक होगा लड़की,
यदि शुक्राणु वायु गुणसूत्र वाला एक अंडे के साथ जुड़ता है तो एक्स गुणसूत्र के आधार पर यह बच्चा होगा लड़का। तो इस प्रकार जो महिलाओं जो एग होते हैं उसमें दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, एक्स ही होते हैं। लेकिन पुरुष के जो विस्तरण में स्पर्म कणिका होते हैं इसमें कुछ एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं, कुछ वाई गुणसूत्र। यदि नर मनुष्य का एक्स गुणसूत्र वाला मादा महिला के एक्स गुणसूत्र से निषेचित करता है तो लड़की होने की संभावना होती है। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से निषेचित होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो लड़की होने की संभावना होती है। इसी कथन को हम कहते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, इसी कथन को लिंग निर्धारण यानी लड़का या लड़की यानी बालक या बालिका होने पे डिपेंड करता है मेल पर डिपेंड है, ना कि फीमेल पर। मेल में क्योंकि एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं, जबकि महिला के अंडाणु में दोनों एक्स होते हैं। यदि मेल का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन होता है तो लड़की होगी। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र के साथ निषेचित करती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो लड़का होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जैसे मेल है, ये क्या है, मेल है। मेल में क्या होता है, एक्स वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं। फीमेल में दोनों क्या होती है, एक्स होते हैं। जब मेल का एक्स और फीमेल का एक्स फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल यानी लड़की होती है। यदि यही मेल का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़का होगा। इसी का हम कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। इस प्रकार आप समझ सकते हैं जो हमारे गुणसूत्र होते हैं केंद्र में 23 जोड़े होते हैं। बाहर जोड़े शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि एक जोड़ा हमारा क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। तो पुरुष में एक्स वाई और महिला में एक्स एस। आगे बढ़ते हैं। विविधताएं जीवों के जीवित रहने में सहायक हो भी सकते हैं। विविधताएं जीवों के जीवित रहने में सहायक हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, कुछ विविधताएं जीवित रहने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हरे रंग की झाड़ियां, कुछ भंग रहते हैं, भिन्न रहते हैं, भंग में भिन्न रहते हैं, कुछ भिन्न रहते हैं। बने रहिए वीडियो के साथ, बस थोड़ा सा रह गया है, खत्म होगा जाएगी। इसी के साथ बायोलॉजी का आपका चौथा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हरे रंग की झाड़ियां में कुछ भिन्न रहते हैं और प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। कौवे लाल भंगों को आसानी से देख सकते हैं और उन्हें खा भी सकते हैं। प्रजनन के दौरान कुछ बदलाव के कारण लाल भंगों के स्थान पर कुछ हरे भंग उत्पन्न हो जाते हैं। हरे भंग कौवों को दिखाई नहीं देते हैं और वो उन्हें नहीं खाते हैं। धीरे धीरे लाल भागों की संख्या घट जाती है और हरे भृंगों की संख्या बढ़ जाती है। इस बदलाव में जीवों को जीवित रहने में मदद होता है। तो इसमें जो प्रजनन के दौरान कुछ बदलाव के कारण लाल भंगों के स्थान पर कुछ हरे भंग भृंग उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ हरे भृंग उत्पन्न हो जाते हैं। हरे भृंग कौवों को दिखाई नहीं देते हैं। जो हरे भृंग होते हैं कौवे नहीं देख पाते हैं और वो उन्हें नहीं खा सकते हैं। कौवे जब उन्हें नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे लाल भंगों की संख्या घट जाती है और हरे भृंगों की संख्या बढ़ जाती है। इस बदलाव को जीवों में जीवित रहने में मदद करती है। अब आगे बढ़ते, कुछ विविधताएं जीवों के जीवित रहने में सहायक नहीं होती हैं। उदाहरण के लैंगिक प्रजनन के दौरान लाल भंगों में रंग परिवर्तन होता है। लैंगिक प्रजनन हमने पिछले वीडियो में बताया है, जीव जन्म कैसे करते हैं, उसमें हम व्याख्या किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के वहां से वीडियो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और लाल भृंगों के स्थान पर कुछ नीले भंग भृंग उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही भृंग को कौवों को दिखाई देते हैं। ये दोनों क्या कहते हैं, कौवों को दिखाई देते हैं और इन्हें खा जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दोनों की जनसंख्या घट जाती है। इस परिवर्तन को जीवों को जीवित रहने में कोई सहायता नहीं मिलती है। इसमें क्या होती है, लाल और भंगों के स्थान कुछ नीले भृंग उत्पन्न होते हैं, कुछ नीले भृंग उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ही भृंग कौवों को दिखाई देती है। लाल और नीले दोनों कौवों को दिखाई देती है जो उन्हें खा जाते हैं। इसी खा जाने की वजह से
परिणाम स्वरूप दोनों की जनसंख्या घट जाती है। इस परिवर्तन में जीवों का जीवित रहने में कोई सहायता नहीं मिलती। अर्जित लक्षणों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकते। यदि भृंगों की संख्या बढ़ जाती है तो पौधों रोगों में प्रभावित होते हैं, तो भृंगों के लिए उपलब्ध भोजन कम हो जाता है और उनका वजन भी घट जाता है। यदि कुछ वर्षों बाद भोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है तो भृंगों का वजन भी बढ़ जाता है। या अर्जित लक्षणों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है क्योंकि उनकी आनुवंशिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होती, तो भृंगों का वजन भी बढ़ जाता है। या अर्जित लक्षणों के एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी आनुवंशिक संरचना कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम विविधता जीवों के जीवित रहने में सहायक भी होती है, इसके बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा प्रजाति निर्माण, मौजूदा प्रजातियों से कई प्रजातियों का निर्माण प्रजाति, ठीक है। मौजूदा प्रजातियों में से कई प्रजातियां नई प्रजातियों का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों में से एक या अधिक के कारण होता है। एक कारक है विविधताओं का संचय। विविधता इसके पहले हमने बताया था क्या होती है, उससे समझ लीजिए। भौतिक अवरोध, आनुवंशिक बहाव, प्राकृतिक चयन और प्रवासन है, ठीक है। विविधताओं का संचय एक ही प्रजाति के जीवों के बीच अंतर को विविधता कहते हैं, यानी एक ही जीव के प्रजाति के बीच जो अंतर होता है उसे हम विविधता कहते हैं। जैसे अगली पीढ़ी में जैसे माता पिता की जो संतान होंगे, माता पिता और संतानों में जो भिन्नता होती है उससे हम क्या कहते हैं, विविधता। एक कई बार हमने इस वीडियो में चर्चा की है, तो आप याद कर लीजिए इसे। कई पीढ़ी में विविधताओं के संचय से नई प्रजातियां उत्पन्न होती है, तो यानी कई पीढ़ी में अगर विविधता हो रही है तो उससे क्या हो जाएगी, नई प्रजातियां उत्पन्न हो सकती है, संभावनाएं बढ़ सकती है। जैसे मनुष्य का क्या परिवर्तन होता चला गया, जैसे पहले वन मानुष की में थे, अब इनमें लगातार विविधता परिवर्तन होते रहे तो ये क्या हो गया, वन मानुष से मनुष्य हो गया, यानी बंदर प्रजाति से मनुष्य में आ गया। अगर इनके कई पीढ़ी दर इनके परिवर्तन होते रहेंगे माता पिता और संतानों में, तो उन संतान कई पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी बाद एक नई प्रजातियां उत्पन्न कर सकते हैं, संभावना बढ़ सकती है। वास्तविक बाधाएं, पर्वतों, नदियों, झीलों आदि जैसी भौतिक बाधाओं के कारण जनसंख्या अलग हो सकती है, ठीक है। पर्वतों, नदियों, झीलों आदि जैसी भौतिक बाधाओं के आधार पर जनसंख्या अलग हो सकती है। पृथक समूह भिन्नताएं उत्पन्न करती है, ये पृथक संपूर्ण भिन्नताएं उत्पन्न करती है जिनमें नई प्रजातियां जन्म लेती है। जिनमें क्या होती है, नई प्रजातियां जन्म लेती है। आनुवंशिक बहाव, आप देखते हैं आनुवंशिक बहाव क्या है, आनुवंशिक बहाव हेरिडिटी फ्लो। प्राकृतिक आपदाओं या किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के नए सदस्यों के प्रवेश से जनसंख्या के जीन पूल में परिवर्तन हो सकती हैं और नए प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं जो नई प्रजातियां का जन्म देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं आनुवंशिक बहाव। तो आनुवंशिक बहाव का प्राकृतिक आपदा, जब जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आता है या किसी क्षेत्र में एक ही प्रजाति के नए सदस्यों में प्रवेश जनसंख्या के जीन में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, जीन में परिवर्तन हो जाता है और नए प्रकार के उत्पन्न हो सकते हैं जो नई प्रजातियां होती है। जैसे एक है क्या, एक क्या शुद्ध है, अब इसमें किसका हाइब्रिडेशन करा दिया गया, बांस के जीन को। जब इनका क्या कराया गया, संकर हाइब्रिडेशन कराया गया, तो अब ये क्या बन गया, गन्ना। तो यह नई प्रजातियां हमारी आ गई, एग्जाम्पल के लिए हमने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक चयन, किसी प्रजाति के केवल वही जीव जीवित रहते हैं जिनमें उपयोगी विविधताएं होती हैं और जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुकूल ढल सकते हैं। जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन अनुकूल ढल सकते हैं, इसका कहने का मतलब है ठंडी, गर्मी, बरसात के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं, तो क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, उनकी प्रजातियां विलुप्त नहीं होंगी। वह दिया जैसे सरसों क्या होता है, सरसों खेत में होता झड़ जाता है, तो बरसात आती है तो अपने परिवर्तन के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेती है, उसके बीज क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते। फिर जब हमारे सर्दी का मौसम आता है वही सरसों फिर से जाम जाते हैं, उसे बोलते हैं झरुए सरसों। तो अपने मौसम के अनुसार ठंडी गर्मी को सही, इसलिए उसकी प्रजातियां विलुप्त नहीं, उसके जो बीज है अंकुरित हो पाए पुनः। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्राकृतिक चयन, किसी प्रजाति के केवल वही जीव जीवित रहते हैं जिनमें उपयोगी विविधताएं होती हैं और जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढल सकते हैं, बाकी मर जाते हैं जो अपने आप को नहीं ढल पाएंगे,
वो मर जाते हैं। ये जीव विविधताएं और नई प्रजातियों को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं बहुत ज्यादा ठंडी होगा, वहां भी अगर वो अपने आप को ढाल सकते हैं तो जीवित रह सकते हैं। प्रवास का, किसी प्रजाति के कुछ जीव नए भौगोलिक क्षेत्र प्रवास कर सकते हैं और वहां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को अनुरूप ढालकर नए प्रकार विकसित कई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। यानी प्रवास का, किसी प्रजाति के कुछ जीव नए भौगोलिक क्षेत्र मतलब जियोग्राफी, हमारा जो डिपेंड है जियोग्राफी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कहीं बहुत सारा गर्मी है, कहीं बहुत सारे ठंडी है, यानी ठंडी बर्फ, कहीं पहाड़ है तो वहां ठंडी ज्यादा पड़ेगी, कहीं रेगिस्तान ही है, कहीं पूरा बर्फ मतलब ईंट पाथर की चट्टान है। अगर उसमें भी हमारे जीव सर्वाइव कर जाते हैं तो अनुरूप ढलकर ये विकसित करके नई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। तो प्रवास मतलब है जियोग्राफी पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे विकास क्या है, विकास की चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट, विकास, जीवित प्राणियों में होने वाले कार्मिक परिवर्तन जिन्हें उत्पन्न होते हैं। जीवित प्राणियों में होने वाले कार्मिक परिवर्तन जिन्हें उत्पन्न होते हैं, आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले नए जीव को कहा जाता है। तो आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले नए जीव को कहा जाता है विकास। यानी आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले नए जीव को कहा जाता है विकास। यानी आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, अगर उनके परिवर्तन से नए जीवों की उत्पत्ति को हम कहते हैं विकास। वंशानुगत क्या, वंशानुगत लक्षण क्या है, इसको भी पता है। वंशानुगत लक्षण किसी जीव में होने वाले परिवर्तन, किसी जीव में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण। वंशानुगत लक्षण किसी जीव में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण होते हैं। इसके आनुवंशिक संरचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इनके आनुवंशिक संरचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, इसके बाद विकास होता है। यानी आनुवंशिक संरचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगी, स्थानांतरित होगा, इसके बाद उसमें क्या होगा, विकास होगा। आर्जित लक्षण क्या है, आर्जित लक्षण में वो लक्षण है जिसकी किसी जीव द्वारा अर्जित किए जाते हैं। अर्जित लक्षण वो लक्षण है जो किसी जीव द्वारा अर्जित किए जाते हैं, अपने जीवन काल के दौरान या स्थानांतरित नहीं होते, अपने जीवन के काल या स्थानांतरित नहीं हो सकता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं किया जाता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, इसके परिणाम स्वरूप विकास नहीं होता। तो अर्जित लक्षण क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, इसके वजह से विकास नहीं होते। विकास के प्रमाण, तो विभिन्न जीवों में कई समान विशेषताएं पाई जाती हैं, विभिन्न जीवों में कई समान विशेषताएं पाई जाती है जो विकासवादी संबंध दर्शाने वाले प्रमाण प्रदान करते हैं, जो विकासवादी संबंध दर्शाने वाले प्रमाण प्रदान करते हैं। विकास के प्रमाण निम्नलिखित अध्ययन से प्राप्त होता है। विकास के प्रमाण निम्नलिखित के अध्ययन से प्राप्त होता है। समरूप अंग, समरूप अंग और जीवाश्म, समरूप अंग और समरूप अंग जीवाश्म इस प्रकार हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, समरूप अंग क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है, ऐसे अंग जिनकी संरचना समान होती है उसे बोलते हैं समरूप अंग। उदाहरण के उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, सरीसृपों और पक्षियों, स्तनधारी के अग्र अंगों, स्तनधारी के अग्र अंगों की संरचना समान होती है, अग्र अंगों की संरचना समान होती है, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मेढक, उभयचर अपने अग्र अंगों का उपयोग शरीर के अगले अंगों का उपयोग शरीर के अगले भाग को उठाने के लिए करता है, शरीर के अगले भाग को उठाने के लिए करता है। छिपकली यानी सिर्फ मतलब छिपकली अपने अग्र अंगों का उपयोग, अपने अग्र अंगों का उपयोग चलने और दौड़ने के लिए किया करती है। तो मेढक क्या करता है, अग्र अंगों का उपयोग, ठीक है, शरीर के अगले भाग उठाने के लिए करता है। वहीं छिपकली अग्र अंगों का उपयोग चलने और दौड़ने के लिए करती है। पक्षियों अग्र अंगों का उपयोग उड़ने के लिए करती है, पक्षियों अग्र अंगों का उपयोग उड़ने के लिए करती हैं, पंखों के रूप में विकसित होती हैं। स्तनधारी अपने अग्र अंगों का उपयोग पकड़ने, चलने, तैरने, उड़ने आदि के लिए करते हैं। तो स्तनधारी अपने अग्र अंग को
अग्र अंग को उपयोग पकड़ने, अग्र अंग के उपयोग पकड़ने, चलने, दौड़ने और तैरने, उड़ने आदि के लिए करते हैं। ये क्या कहते हैं? स्तनधारी। यह उनका विकासवादी संबंध को दर्शाता है। ठीक है, एक का है 4 अलग अलग स्तनधारी अग्र अंग, 4 अलग अलग स्तनधारी अग्र। देखो स्तनधारी अग्र क्या है? चमगादड़ के साथ है क्या? ये क्या करती है? उड़ने के लिए काम करती है। ठीक है, घोड़ा अपने अग्र अंग क्या करता है? दौड़ने के लिए। ठीक है, घोड़ा अपने अग्र अंग को किसका काम करता है? दौड़ने के लिए। और यही आदमी अपने अग्र अंग काम करता है पकड़ने के लिए। क्या? पकड़ने के लिए। किसके लिए करता है? पकड़ने के लिए। और चलने और दौड़ने, तैरने के लिए मनुष्य भी अपने अग्र अंग का प्रयोग करता है, अग्र अंग का तैरने के लिए। ठीक है, यह अनेक विकास संबंधों में ह्यूमन, ठीक है, ये क्या है? डॉग, एक बैट, और एक क्या है? कुछ और शब्द हैं। ठीक है, वाल है क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो सारे डायग्राम लगे हैं, कुछ उड़ने के लिए, कुछ तैरने के लिए, कुछ दौड़ने के लिए, कुछ भागने के लिए। ये अलग अलग है। आप जानते हैं साइंस रिवीजन चल रहा है, इसलिए इसमें ज्यादा विस्तार से न बताते हुए आगे बढ़ते, तब भी हमने आपको ओ संकर वाला, हाइब्रिडेशन वाला बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, उसको थोड़ा और सुधार कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, समरूप अंग ऐसे अंग है जिनकी संरचना भिन्न होती है। ये ऐसे अंग है जिनकी संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं। संरचना क्या होती है? भिन्न होती है, कार्य समान होते हैं। उदाहरण के तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंखों की संरचना भिन्न होते हैं। तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंखों की संरचना भिन्न होती है। इनकी पंखों की संरचना भिन्न होती है लेकिन इसके कार्य क्या समान? सभी किसके लिए करते हैं? उड़ने के लिए। परी, ठीक है, लेकिन उनके का समान होते हैं या उनके विकासवादी को संबंध को दर्शाता है। क्या करता है? देखो, ये चमगादड़ का है, पक्षी का पंख है, एक कीट का पंख है। ठीक है, ये सब के काम क्या है? संरचना अलग अलग है लेकिन सब किसके लिए काम कर रहे हैं? उड़ने के लिए। सब उड़ने के, लंबे उड़ान भरो उसी उड़ने के लिए तैयारी में, लेकिन संरचना इसकी अलग अलग है, कार्य एक है। इसे बोलते हैं समरूप अंग। ऐसे समरूपता और सदृशता देखते हैं। ये देखो, चूहे का अग्रपाद, चूहे का अग्रपाद मानव की भुजा। ठीक है, समानता। तितली, पक्षी, देखो ये चमगादड़ का है, तितली का है, ये पक्षी का। सबकी संरचना क्या है? अलग है लेकिन कार्य वही है, उल्टा उड़ू। ठीक है, समरूपता और सदृशता इसका क्या है? अलग अलग है। देखो, लेकिन ये क्या कहते हैं? मानव भुजा। समरूपता अलग है लेकिन काम क्या है? पकड़ने के लिए। चूहे भी क्या है? चूहे का भी अग्रपाद ऐसा होता है लेकिन उनको संरचना अलग है, वो भी क्या करते हैं? जो खाद्य सामग्री होती है उससे पकड़ती हैं, तो इसे बोलते हैं समरूपता। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म, ये उन जीवों के अवशेष हैं जो बहुत पहले क्या थे? जीवित थे। हम इसकी चर्चा करेंगे, बढ़ते हैं। जीवाश्म के अध्ययन से हम उनकी संरचना और उनके जीवन काल के बारे में जान सकते हैं। तो जीवाश्म के अध्ययन से हम उनकी संरचना और उनके जीवन काल के बारे में जान सकते हैं। जटिल और आधुनिक जीवों में जीवाश्म, जटिल और आधुनिक जीवाश्म पृथ्वी की सतह के करीब पाए जाते हैं। यानी जटिल और आधुनिक जीवों का जीवाश्म पृथ्वी सतह के करीब पाए जाते हैं, जबकि सरल जीवों के जीवाश्म पृथ्वी के भीतरी गहराई, सरल जीवों के जीवाश्म पृथ्वी के गहराई भीतर में पाए जाते हैं। जीवाश्म की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। जीवाश्म की आयु रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा निर्धारित की जा सकती है। जीवाश्म का अध्ययन सरल रूपों से जटिल रूप के विकास और उनके विकासवादी संबंधों को दर्शाता है। तो सरल रूप से जटिल रूप के विकास और उनके विकासवादी संबंध को दर्शाता है। जैसे यहाँ पेड़ के तने का जीवाश्म, मछली का जीवाश्म, ठीक है, और एक अमोनाइट, कसरेकी, ट्रिलोबाइट, अकशेरुकी, डायनासोर की खोपड़ी, राजसौरस, ये क्या है? ये हमारे जीवाश्म है। ये क्या है? जीवाश्म के रूप में यहाँ कुछ है डायग्राम जो
पृथ्वी पे कभी जीवित थे, पहले जीवित थे, डायनासोर हो गया, आकाशेरकी, ट्रिलोबाइट, ये सब क्या है, पृथ्वी पे कुछ समय पहले जीवित थे। जैसे डायनासोर की क्या है, ये पृथ्वी कुछ समय पहले जीवित थे, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा आने की वजह से इनकी प्रजातियां क्या हो गई, विलुप्त हो गई। आगे बढ़ते हैं। कार्मिक विकास क्या है, कार्मिक विकास, इससे पढ़ते हैं। कार्मिक विकास, जटिल जीव और उनके अंग पीढ़ियों के दौरान, जटिल जीव और उनके अंग पीढ़ियों के दौरान धीरे धीरे सरल जीवों के विकसित हुए। तो जटिल जीव और उनके अंग पीढ़ियों के दौरान धीरे धीरे सरल जीव क्या हुए, विकसित हुए। ठीक है, जैसे आंखों का विकास, आंखों विकास कैसे हुआ, ठीक है, प्लेनेरिया की आंखें मात्र प्रकाश का पता लगाने के लिए, मात्र प्रकाश की पता लगाने के लिए बने धब्बे मात्र थी, प्रकाश पता लगाने के लिए बने मात्र धब्बे के लिए थी। उच्चतर जीवों में यह धीरे धीरे एक जटिल अंग के रूप में विकसित हुई। ठीक है, उच्चतर जीवों के में, उच्चतर जीवों में यह धीरे धीरे एक जटिल अंग के रूप में विकसित हुई। पंखों का विकास, पंखों का विकास सबसे पहले डायनासोर में हुआ और इनका उपयोग ठंड से बचाव के लिए किया जाता था। बाद में पक्षियों में इनका उपयोग उड़ने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, पंखों का विकास, पंखों का विकास सबसे पहले डायनासोर में हुआ और इनका उपयोग ठंड के बचाव के लिए होता था, लेकिन बाद में पक्षियों में इनका उपयोग उड़ने के लिए किया जाने लगा। जैसे प्रकार आपने आंख का विकास किया, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की आंखें मात्र प्रकाश का पता लगाने के लिए बने धब्बे मात्र थे, मतलब प्रकाश पता लगाने के लिए धब्बे मात्र थे। उच्चतर जीवों में यह धीरे धीरे एक जटिल अंग के रूप में विकसित हो गया। ये क्या करती थी, जो है सिर्फ प्रकाश पता लगाते थे, लेकिन इनका जटिल अंगों के रूप में विकसित हुआ, तो हम अब इसकी सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार पंखों का विकास डायनासोर में सबसे पहले हुआ था और ठंडी के बचाव के लिए करते थे, लेकिन अब इसका विकास होकर एक पक्षियों में उड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक क्या है प्लेनेरिया, एक क्या है डायनासोर, ठीक है, डायनासोर, एक क्या है पक्षी उड़ने के लिए। कृत्रिम चयन द्वारा विकास, अब पढ़ते हैं कृत्रिम चयन द्वारा विकास। कृत्रिम चयन द्वारा विकास, मनुष्य में 2000 से अधिक वर्षों तक जंगली गोभी की खेती और कृत्रिम चयन द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उत्पन्न की। कृत्रिम चयन द्वारा मनुष्य में 2000 से अधिक वर्षों तक जंगली गोभी की खेती और कृत्रिम चयन द्वारा इससे विभिन्न प्रकार की सब्जियां उत्पन्न की। उदाहरण के लिए पत्ता गोभी, क्या है, पत्ता गोभी पत्तियों के बीच कम दूरी का चयन करके, ठीक है, पत्ता गोभी पत्तियों के बीच की दूरी कम का चयन करके। तो जान कृत्रिम चयन द्वारा क्या हुआ, जो पात गोभी थी इनकी क्या थी, इनके पत्तियों के बीच की कम अधिक था, तो हमें लगातार इसमें सुधार करते करते पत्तियों के बीच की कम दूरी का चयन करके। फूल गोभी रोगार रहित फूलों का चयन करके, फूल गोभी कैसे, रोगार रहित फूलों का चयन करके। केला, केला क्या, बड़ी पत्तियों का चयन करके, ठीक है, केल, केला नहीं केल है, क्या केल है, ठीक है, क्या बड़ी पत्तियों का चयन करके। खोल राबी, खोल राबी फूले हुए तने का चयन करके, खोल राबी क्या है, फूले हुए तने का चयन करके। ब्रोकली फूल की वृद्धि को रोककर, ब्रोकली क्या है, फूल की वृद्धि को रोककर। इसमें क्या है, जंगली गोभी की बात चली है, तो एक केला नहीं केल है, स्वाद इसके लिए मैंने केला जल्दीबाजी में पढ़ दिया, केल है, ठीक है। ये सब क्या, जंगली फूल गोभी, इनके 2000 से अधिक वर्षों तक जंगली गोभी खेती और कृत्रिम चयन द्वारा इसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां उत्पन्न की गई। तो पात गोभी के इनके बीच गैप कम करके, रोगार रहित करके, ठीक है, केल ए है, ब्रोकली शायद ए है, ठीक है, इस प्रकार इसका विकास किया गया। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण विज्ञान, भ्रूण विज्ञान क्या है, भ्रूण विज्ञान ए है, देखो ऐसे, पहले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ऐसे लास्ट में ऐसा, यानी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितना 50 डायग्राम है। तो यहाँ देखो अलग अलग चीजें हैं, किसका है, एक क्या मछली का है, एक कछुआ का है, एक मुर्गा का है, एक खरगोश का है, इंसान का है, ठीक है।
इस प्रकार इसमें देख सकते हो। मछली का शायद जिस प्रकार हुआ, तो यहाँ मछली का है, कछुआ का है, मुर्गा का है, खरगोश का है, इंसान का है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों के भ्रूण के विकास में चौंकाने वाली समानता थीम और वेरिएशन तकनीकी की मूल उत्पत्ति को दिखाती है। इस तरह कला प्राकृत के नकल करती हुई हेकल दे हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लंदन केनाट पॉल ए मान लो उसकी व्याख्या की गई है, छोड़ो। तो ये मछली का है, कछुआ का है, मुर्गा का है, खरगोश का है, इंसान का। इस प्रकार हमारी क्या हुई, वृद्धि होती चली गई। ये क्या, भ्रूण विज्ञान। यहाँ भी देखो, एक छिपकली का है, एक कछुआ का है, एक सुअर का है, एक इंसान का है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं। ये भ्रूण जब माँ के गर्भ में जब नर एवं मादा एवं मिलकर जब नर एवं मादा एवं मिलकर युग्मज बनाती हैं तो भ्रूण बनता है। उस भ्रूण की क्या ही संरचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास को प्रगति के बराबर नहीं समझाना चाहिए। विकास को प्रगति के बराबर नहीं समझना चाहिए। विकास को प्रगति के बराबर नहीं समझना, क्यों नहीं? विकास से प्रगति नहीं हुई है, विकास से प्रगति नहीं हुई है। विकास के परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि सरल प्रजातियों से कई जटिल प्रजातियों का निर्माण। विकास से प्रगति नहीं हुआ है, विकास के परिणाम स्वरूप यह हुआ है कि सरल प्रजातियों से कई जटिल प्रजातियां निर्माण। विभिन्नताएं, विभिन्नता का आनुवंशिक बहाव, विभिन्नता का आनुवंशिक बहाव और प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक बहाव और प्राकृतिक चयन। इसका यह अर्थ नहीं है कि जब नई प्रजातियां बनती हैं या ऐसा होता है तो एक प्रजाति विलुप्त हो जाती। यदि यह ऐसा होता है तो एक प्रजाति विलुप्त हो जाती। विभिन्नताएं आनुवंशिक बहाव और प्राकृतिक चयन है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जब नई प्रजातियां बनती हैं तो ऐसा होता है तो एक प्रजाति विलुप्त हो जाती। इसका अर्थ ऐसे नहीं कहेंगे जब नई प्रजातियां बनेंगी तो पुरानी प्रजाति विलुप्त हो जाए, पुरानी प्रजातियां भी रहेंगी। नई प्रजातियां पुरानी प्रजातियों से बेहतर होती हैं। नई प्रजातियां जो होती है पुरानी प्रजातियों से बेहतर होती है। प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ऐसा तभी होगा जब वो पर्यावरण में होने वाले ऐसा तभी होगा जब वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढालने में सक्षम नहीं। प्रजातियां तभी विलुप्त होगी जब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन, ठंडी, गर्मी, सर्दी, ठीक है, बरसात में वो अपने आप को ढालने में सक्षम नहीं रहेंगे तो प्रजातियां मर जाएंगी या विलुप्त हो जाएंगी। कई प्रजातियां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढल सकती है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया अभी भी जीवित है, ये पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को ढल सकते हैं, इसलिए अभी भी जीवित है। जैसे मनुष्य में चिंपैंजी से मनुष्य किससे विकसित हुआ? चिंपैंजी, याद कर लो, चिंपैंजी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए हैं, उनका एक अलग अस्तित्व था। मनुष्य क्या है? चिंपैंजी से विकसित नहीं, सॉरी जो हमने चिंपैंजी बताया था, मनुष्य चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए हैं, उनका एक अलग अस्तित्व था। एक समान पूर्वज जिन्स से वो अलग विकसित हुए हैं, एक समान पूर्वज जिन्स से वो अलग विकसित हुए हैं। मनुष्य विकास की प्रकोष्ठा नहीं है, मनुष्य विकास की प्रकोष्ठा नहीं है, लेकिन एक कई प्रजातियां में से केवल एक है, कई विकसित होती प्रजातियां। तो विकास में पराकाष्ठ नहीं है, लेकिन एक कई प्रजातियों में से केवल एक है, कई विकसित होती हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाए, सुनसान क्लास हटा के लिखेंगे विदाउट स्पेस को, आपको आ जाएगा। मानव विकास जो हमने यहाँ बताया था जुमान फिसल के, वहां हमने बताया चिंपैंजी नहीं है। अब यहाँ पढ़ते हैं मानव विकास। होमोसेपियंस मनुष्य के रूप में आकार, मनुष्य के रूप और आकार में बहुत विविधताएं पाई जाती है। मनुष्य के रूप और आकार में बहुत विविधता पाई जाती है। विश्व भर में पाई जाने वाली विशेषताएं मानव जाति का विकास अफ्रीका में हुआ। इनमें से कुछ, ठीक है, विश्व भर में पाई जाने वाली विशेषताएं मानव जाति का विकास अफ्रीका में हुआ। मानव जाति का विकास कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ। उनमें से कुछ वही रह गए और बाकी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए। उनमें से कुछ वहीं रह गए और बाकी
लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले गए, ठीक है। फिर आनुवंशिक विविधताओं और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण, फिर आनुवंशिक विविधता और पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित हुए, विभिन्न जियोग्राफिक क्षेत्रों में विकसित होने के कारण उनके स्वरूप और विशेषताएं में परिवर्तन हुआ। तो ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होने के कारण उनके स्वरूप और विशेषताओं में परिवर्तन आया। जैसे आप देखिए, यानी पश्चिमी एरिया में, पश्चिमी देश में वहां के लोग गोरे होते हैं, कहीं काले होते हैं, कहीं जाके सावले होते हैं। ये क्या, किसके वजह से? जियोग्राफिक वजह से वो ढल गए, भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार ढल गए। लेकिन उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्पत्ति ऑब्जेक्टिव अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। अफ्रीका में उनमें से कुछ वहीं रह गए और बाकी लोग दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बट गए, ठीक है। इस प्रकार हमारा किससे हुआ था? इस प्रकार हमारा होमो सेपियंस, मानव विकास, ठीक है। इस प्रकार पहले मानव विकास इस तरीके से था, चिंपैंजी, ठीक है। चिंपैंजीज भी हुआ नहीं भी, तो हमने पहले ही चर्चा किया था, ये देखो चिंपैंजी। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि मनुष्य चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए हैं। तो ऐसा पूरा तरीके से हम नहीं कह सकते मनुष्य चिंपैंजी से विकसित नहीं हुए हैं, हुए भी हैं, नहीं हुए हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। उनका एक अलग अस्तित्व था, ठीक है। तो पहले इस तरीके से चिंपैंजी, इसके बाद ये, फिर इसके बाद इस रूम में, फिर 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 इस रूम में, लास्ट में इस रूम में, ठीक है। इस रूम में हमारे पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा ये सब इसके नाम लिखे हैं, ठीक है। आप थोड़ा इसके बारे में और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। ये साइंस रिवीजन है, इसलिए आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ा सकते हैं। ज्यादा विस्तार में जानकारी है तो हम फाउंडेशन क्लास ले रहे हो तो उसमें अच्छी विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन साइंस रिवीजन करा रहे हैं तो आपको हमने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। तो इस ओवरव्यू में आप साइंस रिवीजन, हमें मान कर रहे हैं आपने पहले से पूरे साल साइंस को पढ़ा है, बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर को भी पढ़ा है, उसका हमने सिर्फ यहाँ रिवीजन करा है। ये जो हमारा कितने इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 5 लाख साल पुराना है, लेकिन साबुत गायब हो गए। ये ऐसा शरीर डायग्राम कब था? 5 लाख साल पुराना, ठीक है, इसका है ना। लेकिन इसका 1958 से हम लोग इस पे अध्ययन किया गया है। तो ये देखो 1958, 1970 में ऐसा कुछ खोज किया गया। इस प्रकार हमारे मॉडर्न में अब आदमी ऐसा चश्मा उस्मा लगा के सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? वन मानुष है, क्या है? जैसे जो भी बोल सकते हैं। पहले जंगली में जो रहते थे, भाला लेके चलते थे, अपना भोजन पोषण स्वयं करते थे कच्चे मांस द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने आज आनुवंशिकता और जैव विकास हमने पढ़ लिया। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है। इससे विदाउट स्पेस करके लिखेंगे तो आपका चैनल आ जाएगा, या एड्रेस सुनसान क्लास लिखेंगे तो चैनल आ जाए, वहां इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं। इसके पहले हमने जितने चैप्टर पढ़ा उसका पीडीएफ ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, और हमने नोट्स भी प्रोवाइड किया है। उस पे नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, हैंड टू हैंड राइटिंग कैसे बना, ये भी हमने बताया है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसकी हमने कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार ध्यान रखिए, साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अच्छे से तैयार करिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। बेस्ट ऑफ द लक। आज बायोलॉजी कंप्लीट हुआ।